हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है हमारे पास। और इसमें हम इस वाली वीडियो में हम पूरे तरीके से समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। और इजी नोट्स होंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप कमेंट करना तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले हमारे पास इसमें आता क्या है। देखो, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। जो है नया नया सिलेबस आया हमारे 24 से 25 के लिए हमारे पास। अब इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या, देखो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्होंने नाम रखा है चैप्टर का, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। देखो, कंट्रोल का मतलब सबको पता है किसी चीज का नियंत्रण होना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। ठीक है। अब हमारे स्ट्रक्चर में प्लांट के या फिर ह्यूमन बॉडी के, एनिमल में जो आते हैं, उसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यू होते हैं, और उसमें से ग्लैंड्स होते हैं जो अपने केमिकल रिलीज करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। उन सब का जो कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है, और उन पे जो कंट्रोल होता है ब्रेन का एक तरीके से, उन सब चीज की स्टडी करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल मैसेंजर क्या होता है। चैप्टर को देखो समझने के लिए ना, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं पहले, वो जो हमें समझनी होती हैं। ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं। अब देखो, केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं। केमिकल मैसेंजर होते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब देखो, हमने क्या कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। अब कोऑर्डिनेशन हमारे जो बॉडी है या प्लांट्स हैं, एनिमल बॉडी या प्लांट्स बॉडी में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। अब उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। मतलब कि केमिकली मैसेज जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। और अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल मैसेंजर पे। अब इलेक्ट्रिकल मैसेंजर कैसे होते हैं। इलेक्ट्रिकल मैसेंजर वो होते हैं जिसमें क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। जो न्यूरॉन सेल होती है उनका कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ ओनली एनिमल्स में होता है, ये प्लांट्स में नहीं होता। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज है। देखो, केमिकल मैसेंजर का जो एडवांटेज है वो ग्रोथ फंक्शन बेस्ट। जो केमिकल मैसेंजर वाला है पार्ट हमारा, इसका क्या होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट का, इसमें क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ फंक्शन जो होता है बेस्ट होता है इसका। वो कैसे होता है बेस्ट, देखो, प्लांट्स जो होते हैं, अब देखो प्लांट्स कितने कितनी कितनी हाइट हो जाती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, मोटाई कितनी हो जाती है। क्या एनिमल ऐसे हो पाते हैं, नहीं हो पाते। ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर प्लांट्स में सिर्फ केमिकल मैसेंजर होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल मैसेंजर नहीं होता। तो इसलिए ये क्या कहा जाता है, ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है ग्रोथ फंक्शन है। ठीक है। इसे ग्रोथ फंक्शन को अच्छा माना जाता है, ग्रोथ फंक्शन के तौर पे। अब अगर हम एडवांटेज देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन में, इसमें फास्ट सिग्नलिंग होती है। ठीक है। अब वो होता कैसे है, देखो, अब केमिकल मैसेंजर है उसमें क्या होता है, ग्रोथ उसकी बेस्ट है, पर उसका सिग्नलिंग जो है ना, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मैसेंजर, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, वो स्लो होती है। ठीक है। अब तो तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है, जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है उसका ग्रोथ फंक्शन जो होता है वो बेस्ट होता है, और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका जो सिग्नलिंग फंक्शन होता है वो फास्ट होता है, बहुत ज्यादा वो बेस्ट होता है। अब कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, अब अभी मैंने बताया, इसके क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होती है, इसकी स्लो होती है एज कंपेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। और इसमें क्या होता है, इसका जो ग्रोथ फंक्शन होता है वो बहुत क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है। केमिकल या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के कंपैरिजन में। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल मैसेंजर और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। प्लांट्स के बारे में भी समझेंगे, पहले एनिमल के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम समझने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, नर्वस सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है। तो अब जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे इन एनिमल्स में, तो उसमें हमें दो चीज पढ़नी पड़ती है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब इन दोनों में से भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का पार्ट है। ठीक है। अभी प्लांट वाला जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो हम एक साथ पढ़ेंगे, पहले हम एनिमल वाले को पढ़ते हैं अच्छे से। तो अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला हमारे पास होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम। एनएस का मतलब है नर्व सिस्टम। ठीक है। या नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसे हम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं हमारे पास। दो पार्ट कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एक पार्ट आता है हमारे पास ब्रेन, और दूसरा पार्ट आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड।
जिसमें हम सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पहले इसका काम समझते हैं एक सिंपल वे में। ये कैरीज करता है मैसेज टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसके पास से क्या करेगा, अब देखो एक हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये बॉडी है, अब ये मान लो ये साइड वाला पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट है। अब क्या करेगा, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इनके पास से मैसेज ले जाना और बाकी पार्ट के पास, बाकी पार्ट के पास से इनके पास मैसेज आना, इन ये वाला सारा काम कौन करता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम करता है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास मैसेज ट्रांसफर होते हैं और उनके पास से वापस हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं, वो वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम काम करता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका हमें क्या ये ध्यान रखना है, अब पता कौन सी नर्व करती है इसमें से और कौन सी नर्व लेके आती है मैसेज, कौन सी नर्व लेके जाती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। जो क्रेनियल नर्व है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व होती है हमारे पास, वो नर्व्स विच कम फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाली नर्व को क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन को कनेक्ट करती है स्पाइनल कोड से। ठीक है, वो स्पाइनल नर्व नर्व होती हैं। ये ध्यान रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार पूछ ले जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो चैप्टर को समझ रहे हो तो सारे पॉइंट्स आने चाहिए तुम्हें समझ में। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, वो भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, अभी देखो हम जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, उसके हमने पहले देखे दो टाइप हैं, एक सेंट्रल नर्व सिस्टम और एक दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हमने बेसिक से समझा कि वो उसका काम क्या है। वो काम क्या करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास मैसेज को पहुंचाता है और वहां से लेके आता है। ठीक है, अब दो हमने क्या पढ़ी, नर्व पढ़ी, कौन कौन से, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व वो होते हैं जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व होती हैं, और स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पेरिफेरल सिस्टम के भी हमारे पास क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के भी हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारा एक सोमैटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है, पहले सबसे पहले हम समझेंगे सोमैटिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल्स वॉलेंटरी मसल्स। अब देखो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल वॉलेंटरी मसल्स को। अब मैंने बताया था कि ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, इससे जो होता है हमारे पास, इससे साइड वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं, मसल्स वगैरह जितनी भी होती हैं बॉडी में हमारे पास, तो उनमें क्या होता है, देखो एनिमल में क्या आता है, हम मेनली ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम का जो पार्ट है सोमैटिक नर्व सिस्टम, वो करता क्या है, उसका काम ये है कंट्रोल वॉलेंटरी मसल्स। ये सारी वॉलेंटरी मसल्स जो है उनको कंट्रोल करता है। अब ये वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, विच कैन कंट्रोल लाइक बॉडी बिल्डिंग मसल्स। जैसे बॉडी बिल्डिंग मसल्स होती है ना, पंप करते हैं हम अपनी क्या बोलते हैं, मसल्स को, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, लेग को। तो ऐसी मसल जो हम अपनी मर्जी से क्या कर सके, जिनको कंट्रोल कर सकें, उन वाली मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, वो हमारे सोमैटिक नर्व सिस्टम करता है, जो कि किसके अंडर आती है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। और देखो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कब क्या करना है क्या नहीं करना, सब ब्रेन से ही होता है। ठीक है, पर किसके अंडर में वर्क होता है ये वाला, ये हमें याद रखना है, सोमैटिक नर्व सिस्टम के अंडर में वर्क होता है ये। फिर आता है हमारे पास इसमें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या होता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी मसल्स। अब देखो ये वॉलेंटरी मसल्स कर रहा है, तो ये इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे कि विच कैन नॉट कंट्रोल लाइक हर्ट, जिनको हम खुद से कंट्रोल ना कर सकते हो, जैसे हर्ट है, हर्ट को क्या हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी हार्ट बीट अगर हम खुद से कंट्रोल कर सकते होते तो फिर क्या बोलते हैं, लाइव भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो ऐसे वाली जो होती है हमारे पास मसल्स, उनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखना है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, और सोमैटिक नर्व सिस्टम जो होता है वो हमारा वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। और वॉलेंटरी का मतलब ये होता है जो हम खुद से कंट्रोल कर सकें अपनी इच्छा अनुसार। ऑटोनोमिक वो होता है जिनको हम खुद से नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी एक्टिविटी में होती रहती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, अभी देखो हमने पढ़ा ना ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पढ़ा है। इसके भी हमारे पास दो टाइप हैं, इसके भी हमारे पास क्या है, दो टाइप है। देखो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी नोट्स के साथ है, इजी लैंग्वेज में है, और पूरे अच्छे तरीके से इसे समझोगे ना, तो बहुत इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे। तो देखो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में हमारे पास हमने पढ़ा था क्या होता है, जो इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है।
अब इसके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम। अब इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट। याद रखना है, पूछा जाता है कि फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम किसको कहा जाता है, वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को कहा जाता है, जो किसके अंडर आता है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अंदर आता है। अब इसका मतलब क्या है, इट वर्क बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। क्या होता है, हमारी बॉडी को जब सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, अचानक से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम में क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। कैसे, किस वाली सिचुएशन, जैसे मान लो कभी हमारी लड़ाई वगैरह होती है या कोई हमारे ऐसी सिचुएशन हो जिससे हमें डर लग रहा हो, तो उस टाइम पे हमारे पास एकदम से एनर्जी आती है, हम भागते हैं या फिर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो वाली एनर्जी कहाँ से आती है, वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से आते हैं। ये याद रखना है हमें इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। फिर आता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में होता क्या है, आल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्टिव, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, देखो इसका रीजन ये है, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है या सो रही होती है, जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या रिलैक्स प्रोवाइड कराता है ये वाला नर्व सिस्टम जो होता है। और क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमने फूड खाया उससे एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो अब वो वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स होते क्या है, रिसेप्टर्स वो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो रिसेप्टर वो होते हैं, ये नर्व सेल की कुछ टिप्स होती हैं जो क्या करती है, स्पेशल टाइप की टिप्स होती हैं जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं, सेंस कर लेती हैं। ठीक है। अब दे दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन। ये वाले रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होते हैं हमारे पास, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये ध्यान रखना है, हमने पहले नर्व सिस्टम में जो पार्ट पढ़ा है वो ध्यान रखना, अब उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है रिसेप्टर वाला आता है। ठीक है, रिसेप्टर समझ जाओगे तो इसके आगे का पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन में हमारे। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उन्हें समझेंगे हम। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन होता है, मान लो आई है हमारे पास। अब आई का काम क्या है, आई क्या करता है, टू सी, ये देखने के लिए काम आती है। और ये सी देखती कैसे है, ये लाइट के थ्रू हमारे क्या करती है, देखती है। तो जब आई जो है वो रिसीव कर रही है, तो उसको कौन सा रिसेप्टर कहा जाता है, उसे कहा जाता है फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है कि इमेज बनाती है हमारे ब्रेन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो रिसेप्टर होता है ईयर, जो क्या करता है, आवाजों को सुनता है। तो हीयर क्या किस चीज को सुनता है, साउंड को। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ईयर को कहा जाता है ऑडियो रिसेप्टर कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है सारे ऑर्गन और कौन से रिसेप्टर किसे कहा जाता है। फिर होता है नोज, नोज का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, स्मेल को सेंस करती है, स्मेल को सेंस करती है। ठीक है। फिर इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टंग। अब टंग जो होती है, टंग देखो, जो हमारी टंग होती है वो उसको क्या किस चीज को डिटेक्ट करती है, टेस्ट को डिटेक्ट करती है। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पर उसको कौन सा रिसेप्टर कहा जाता है, गेस्टेटरी रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है नाम पूछा जाएगा, गेस्टेटरी रिसेप्टर किसे कहा जाता है, टंग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्किन। स्किन का काम क्या होता है, टू फील। अब वो कोई भी जितने जो टच होते हैं हमारी बॉडी में, चीजें टच होती है, उन चीज को क्या करते हैं, फील करती है और हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि चीज हमारी बॉडी पे टच हो रही है, अच्छी है, बुरी है, या हॉट है, कोल्ड है, उन चीज को क्या करती है, वो सेंस करती है। फिर इसलिए उसको क्या कहा जाता है, थिग्मो रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिग्मो रिसेप्टर। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है। तो ये थे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन जो हमने यहाँ तक पढ़े हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू बना किससे होता है, वो बना होता है हमारे पास न्यूरॉन से। किससे बना होता है, न्यूरॉन से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। और ये स्पेशल सेल है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, ये स्पेशल सेल है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इससे ही बना होता है हमारा ब्रेन जो होता है। अब देखो ब्रेन बना है, ब्रेन बहुत पावरफुल है, तो सिंपल सी बात है स्पेशल सेल होगी। ठीक है। अब इसका इसका स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो टिपिकल एक स्ट्रक्चर है टिपिकल न्यूरॉन का, क्योंकि इसका डायग्राम कई बार बनाने के लिए आ जाता है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसका ये बॉडी पार्ट आता है, ये क्या होती है, सेल बॉडी। ये वाली जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे जो इसके ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। याद रखना, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ध्यान, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, बहुत ईजी है, आराम से बन जाता है। ठीक है।
और तो ये हो गया हमारे पास, अगर हम इस पूरे को बोलें तो ये हमारे पास सेल बॉडी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पार्ट को मिला के भी बोले तो। ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ऑक्सेन होता है। ठीक है, अब ऑक्सेन होता है और ये क्या होती है हमारे पास, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होती है इस वाले, जो ये एक ऐसे बन रहा है ना, छोटी छोटी सी बनी हुई है, डिवाइडेड हो रखे हैं एक। ठीक है, शीटें जो टाइप की बनी हुई है। और फिर हमारे पास जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं सचवान सेल। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, नाम याद रखना है इसके। देन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं इसको हम, ये वाला पार्ट जो होता है इसके। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसका एंड पॉइंट आता है, जो ये होते हैं ऑक्सिजन टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिजन टर्मिनल, या फिर नर्व एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व एंड भी बोलते हैं इस वाले पार्ट को हम। तो इसका पूरे स्ट्रक्चर का नाम याद रखना। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं अभी आगे और समझेंगे। अभी पहले हमने बेसिक से हमने नर्व सेल के बारे में पढ़ लिया कि नर्व सेल कैसी होती है, ये देख लिया, उसका डायग्राम देख लिया, और उसके पार्ट्स का नाम क्या होता है। देखो अब इसमें मेन नाम जो याद रखना है तुम्हें, एक तो डेंड्राइट्स याद रखना है, ठीक है, न्यूक्लियस याद रखना है, सेल बॉडी याद रखना है, ऑक्सीजन याद रखना है, और नर्व एंड याद रखना है। ये वाले नहीं याद रखोगे, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ये बाकी बचे हुए हैं वो तुम्हें लिखने जरूरी होते हैं, जब अगर डायग्राम क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो देखो अभी हमने नर्व पढ़ा, नर्व सेल पढ़ी, नर्व सेल क्यों पढ़ी, क्योंकि अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन। तो इसका मतलब हम कौन से वाले पे आ गए हैं, हम सेंट्रल नर्व सिस्टम पे आ गए हैं। तो सेंट्रल नर्व से अभी देखो हमने देखा था ना, क्या बोलते हैं हमारे पास नर्व, नर्व सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, उसके पार्ट पढ़े हमने, पूरा उसको अच्छे से समझा, उसमें सेंस ऑर्गन भी समझे हमने। अब आते हैं हम सेंट्रल नर्व सिस्टम में। सेंट्रल नर्व सिस्टम में अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास ब्रेन, अब देखो ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ थोड़े सा उसका नोट पढ़ लेते हैं, जो छोटा सा नोट्स लिखा हुआ है। अब देखो, होल नर्व सिस्टम, जितना भी नर्व सिस्टम होता है ना, इज मेड बाय न्यूरॉन। पूरा नर्व सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जो नर्व सेल होती है उससे बना होता है। इट इज वेरी स्पेशलाइज सेल, ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज सेल है। एंड इट आल्सो कोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, जो नर्व्स होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, लिक्विड मेड बाय इट, जो ब्रेन का लिक्विड होता है ना, वो मेड बाय इसी से, नर्व से मिलकर बना होता है, जो नर्व न्यूरॉन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमें याद रखना था, नर्वस सिस्टम जो पूरा होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। अब ब्रेन के बारे में, ब्रेन के फंक्शन पढ़ने से पहले ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लेते हैं हम। देखो जो इसके ये आउटर बाउंड्री है ना, ब्रेन को बहुत अच्छे से समझना, एक एक पार्ट का एक एक फंक्शन भी समझेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम इसके फंक्शन समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो जितना भी ये वाला पार्ट है, देखो आउटर जो स्कल होता है, जो ब्लैक वाली ये बना हुआ है ना, ब्लैक ब्लैक बना हुआ है आउटर पे, इसको क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं इसको, स्कल। देखो ये इसके क्रेनियम भी बोलते हैं और स्कल भी बोलते हैं इसके। अभी हम इसके सारे पार्ट पढ़ेंगे, फिर इनके पार्ट्स के नेम के साथ इनके क्या क्या फंक्शन है वो भी पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो अब जो आउटर पार्ट होता है इसका क्या होता है, इसका जो हड्डी वाला पार्ट होता है ना, जो जैसे सर में जो हार्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोल देते हैं हम इसको, और या फिर स्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट में हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो होता है हमारा फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या आता है, सेरिब्रम आता है, ये ध्यान रखना हमें। फोर ब्रेन के अंदर ही क्या आता है, सेरिब्रम आता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये फ्रंट में होता है हमारे पास, जो हमारा फोरहेड होता है ना, वहां वाली साइड से अगर हम देखें थोड़ा पीछे तक, तो वहां पे क्या होता है, फोर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के पार्ट याद रखने हैं, एक होता है हमारे पास फोर ब्रेन, एक होता है हमारे पास मिड ब्रेन, एक होता है हमारे पास हिंड ब्रेन, ये रहा हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के पार्ट, फोर ब्रेन के अंदर कौन सा आता है हमारे पास, सेरिब्रम आता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, हमारी जो हेड है, हेड के ऊपर स्कल होता है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब उसके नीचे ना तीन लेयर्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मिनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिंग बोलते हैं। जो लेयर बनी है ना, ग्रीन ब्लू रेड, ये जो लेयर बनी हुई है, ये वाली और ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, मिनिंग बोलते हैं। अब मिनिंग क्यों कहा जाता है, इसका एक साइंटिफिक नाम रखा गया है मिनिंग। ये इस जो हड्डी वाला पार्ट होता है उसके नीचे होते हैं, जस्ट नीचे होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी जितनी भी हिट होती है इस पे, अगर कोई हिट लगती है तो उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो हमारी जो ये वाला पार्ट है ना, सेरिब्रम वाला पार्ट है, जो नर्व वाला पार्ट है, उसके अंदर कोई भी इंजरी ना हो सके। ठीक है, अब ये जो तीनों लेयर है इनका नाम याद रखना है हमें। एक होता है डोरामेटर, और एक होता है अर्केनोइड, एक होता है पिया मैटर। सबसे ऊपर होती है डोरामेटर, फिर सेकंड पे होती है हमारे पास अर्केनोइड, तीसरे नंबर पे होती है पिया मैटर। तो तीनों लेयर का क्या रखना है हमें, नाम याद रखना है। ठीक है, एंड
दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है, अब ये होता है इसके इसके अंदर ना, इसके बीच में एक क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है इसमें से इसको, जितने भी इस पे शॉक होते हैं, जो चोट वगैरह लग जाए या फिर कोई हिट हो जाए, कहीं से हमारा सर लग जाए, वो हमारी जो इंजरी है वो हमारे ब्रेन, ये वाले ब्रेन वाले पार्ट के ना पहुंच सके, ये एब्जॉर्ब कर सके। तो एक जेली लाइक टाइप का एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसके बारे में भी आगे भी लिखा होगा, उसे भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास सेरिब्रम हमने देख लिया, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। देन हमारे पास क्या आता है, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है इसको तो हमने बोल दिया सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये फोर ब्रेन के अंडर आता है। फिर हमारा आता है हिंड ब्रेन जो इनके नीचे होता है, ठीक है, जस्ट बिनेथ होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, हिंड ब्रेन। इसके अंदर क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारे पास प्यूटिटरी ग्लैंड भी यहाँ पे आती है। ठीक, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हिंड ब्रेन आता है। अब हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस पार्ट को मिला के हिंड ब्रेन बनता है, एक पोन्स होता है, मेडुला होता है, सेरिब्लम होता है। सेरिब्लम ये होता है, ध्यान रखना है, ये सेरिब्लम है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्लम बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पोन्स बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को कनेक्ट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करती है पूरी बॉडी से, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। तो एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को मैनेजर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू ही हमारे ब्रेन में पहुंचाई जाती है और इसके थ्रू ही वापस आती हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब ये हमने सारे ब्रेन के पार्ट्स देख लिए, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन कौन सा ब्रेन में हमारे पास पार्ट होता है, जो हमें अभी 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, इन सारे जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं इनके क्या करेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझना है इनके फंक्शंस भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसमें इसके फंक्शंस, जितने भी हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं उसके फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा नोट है वो हम पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड नोट अ वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, जो रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के इनसाइड प्रेजेंट होती है। जैसे ब्रेन होता है स्कल के अंदर, ऐसे ही होती है। अब इसके अंदर ये मैंने तुम्हें बताया, CSF की फुल फॉर्म याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, इसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से। चलिए, तो अब हम इसके क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स। जितने भी ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन है वो सबको बहुत अच्छे से याद रखेंगे और समझेंगे, इजी, बिल्कुल इजी तरीके से एक एक लाइन में इनके फंक्शंस को हम समझ लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। अब देखो सबसे पहला पार्ट हमने फोर ब्रेन वाला पार्ट था। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, सेरिब्रम आता है। अब सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल वॉलेंटरी मसल्स। अब देखो मैंने हमने पीछे सीखा था कि वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब इसमें ही ये क्या करता है, ऑल वॉलेंटरी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है ना वो सब ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तो पर ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो चीज हम इसमें समझने वाले हैं। इट कंट्रोल ऑल वॉलेंटरी मसल्स, जैसे कि अब ऑल वॉलेंटरी मसल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फंक्शन है जो जो ये कंट्रोल करता है, मसल नहीं फंक्शन, सॉरी। तो सबसे पहले जो हमारी ब्रेन की मेमोरी है, जो हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उस चीज को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, जो समझदारी है, उस चीज को कंट्रोल करता है। इमोशंस को कंट्रोल करता है। हंगरनेस को कंट्रोल करता है, कब भूख लग रही है, कब हमें खाना चाहिए, कब हमारा मन नहीं है खाने का, तो वो चीजें जो होती हैं, इमोशंस वगैरह, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन का पार्ट जो कि होता है सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में आता है फंक्शन ऑफ, कॉमन फंक्शन ऑफ मिड एंड हिंड ब्रेन। देखो जो कॉमन फंक्शन है मिड ब्रेन के और हिंड ब्रेन के, वो चीज हम पढ़ेंगे इसमें। इन दोनों में क्या होता है, ये इट कंट्रोल ऑल इन इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस जितने होते हैं या फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी में, उन चीज को क्या करते हैं, कंट्रोल। जैसे कि पीपल साइज, जो हमारी आंख में पीपल होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा, उसके साइज को कैसे बढ़ाना है, कैसे छोट करना है, ये हम थोड़ी ना करते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी से हमारा ब्रेन खुद करता है। लाइट क्या होती है, तेज होती है तो वो थोड़ा क्या करता है, क्लोज करता है। लाइट डिम होती है तो वो क्या करता है, उसे एक्सपेंड करता है। तो ये, और बाकी पीपल साइज वगैरह कैसे कंट्रोल होता है, ये लाइट ह्यूमन आई वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। फिलहाल इसमें बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि पीपल साइज कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मेडुला। देखो मेडुला हमने देखा था, मेडुला कहाँ पे होता है, चलो एक बार वो देख लेते हैं मेडुला कहाँ है। देखो ये रहा मेडुला, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला।
अब इसका काम क्या है वो चीज देखते हैं। तो देखो इसका काम क्या होता है, ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पीएचबी का मतलब है पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है हमारी बॉडी बॉडी का। और वोमिटिंग, जैसे वोमिटिंग आ रही है या फिर हमें नहीं आ रही, जैसे एकदम वोमिटिंग का मन होता है ना, तो वो किस चीज से कंट्रोल होता है, वो होता है मेडुला से कंट्रोल। अगर मेडुला को लग रहा है वोमिटिंग जैसा तो फील, तो वोमिटिंग जब आती है जब मेडुला को अंदर से कुछ रिएक्शंस होती हैं तब होता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट सेरिब्लम। सेरिब्लम का पार्ट देखो, मैंने तुम्हें भी बताया सेरिब्लम होता कहाँ है, क्या बोलते हैं, अच्छा मेडुला यहाँ होता है सॉरी, और सेरिब्लम कहाँ होता है, ये वाला पार्ट, ये हमने गलत पे पॉइंट कर दिया था, ये है सेरिब्लम, ये होता है, इसको सेरिब्लम बोलते हैं। तो अब इसका सेरिब्लम का फंक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसका काम क्या होता है, बैलेंस करता है होल बॉडी। हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना एकदम अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं कर पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, किसी भी वजह से क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं करना सीखते, खड़े होते तो गिर जाते हैं। तो उनका ये जो सेरिब्लम वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और हम अपनी बॉडी को क्या करने लग जाते हैं, बैलेंस करने लग जाते हैं। ठीक है, जो स्टैंड स्टैंड बाय हो सके वेरी इजी तरीके से, और एकदम पोस्चर हमारी बॉडी का क्या हो सके, एकदम ठीक। तो पोस्चर जो होता है हमारी बॉडी का बैलेंस बना जो होता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का, वो कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है हमारे सेरिब्लम वाले पार्ट से, जो किसका पार्ट, किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोन्स आता है, देखो पोन्स देखते हैं हम कहाँ पे है। पोन्स का है हमारे पास, पोन्स इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पोन्स बोलते हैं। ध्यान रखना, देखो मेडुला ये है, वो वहां पे पॉइंट गलत था, इस पे ये है मेडुला, और इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्लम बोलते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पोन्स का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या करता है, रेस्पिरेशन, जो सांस लेने की प्रक्रिया है ना। अब देखो जो ब्रीथिंग और होती है उसके अंदर क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारी इनहेल करने के बाद हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। तो वो जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो चीज कंट्रोल किससे होती है, वो होती है पोन्स से, जो ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्व सिस्टम में हमारे पास, हमने पहले पढ़े ब्रेन के सारे पार्ट, अब ब्रेन से कनेक्ट वाली चीज कौन सी है, स्पाइनल कोड। तो इसका भी फंक्शन हमें देखना पड़ेगा। देखो इसका एक मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे देखो जो ये है हमारे पास रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये वर्टिब्रल है हमारे पास। अब देखो इनके अंदर जो ये येलो टाइप है ये होती है स्पाइनल कोड, ना कि इसको। लोग वो क्या करते हैं, इस पूरे को क्या बोल देते हैं, ये स्पाइनल कोड है, हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड है, ये नहीं होती। इनके अंदर जो बीच में प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल कोड। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कोड का ऐसे, ये हड्डी वाला पार्ट अलग होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं लोग बाग के स्पाइनल कोड है, पर ऐसा नहीं है, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कोड। ये हमें ध्यान रखना है, ये बस इसका डायग्राम आएगा नहीं, ना ही पूछा जाएगा, ये मैंने तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि वर्टिब्रल कॉलम को नहीं, जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है कोड उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास अब स्पाइनल कोड का फंक्शन समझते हैं सबसे पहले। स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होता है, कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इसका काम क्या है, स्पाइनल कोड क्या करती है, ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएगी और ब्रेन के पास से मैसेज लेके आएगी, इसका काम ये होता है। अब ये करती किसके थ्रू है, इसके अंदर दो न्यूरॉन होते हैं, ये पहला हमारा मोटर न्यूरॉन होता है, दूसरा हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से जो स्पाइनल कोड के थ्रू जो ब्रेन से वो आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, वो कौन सी नर्वस से आती है, वो हमारी मोटर नर्वस है। तो ध्यान रखना है कि ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन कौन सी नर्व लेके आती है, मोटर नर्व लेके आती है, मोटर नर्वस लेके आती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता कौन है, वो पहुंचाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो ब्रेन के पास क्या करती है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। तो ये चीज हमें इसमें क्या रखनी थी, ध्यान रखनी है। तो ब्रेन से निकलने वाली इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है। और ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है हमारे पास, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दोनों पार्ट इसके। ठीक है, और देखो स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या हो गया, मैसेज को ब्रेन के पास से लेके आना और ब्रेन के पास से लेके जाना। पर ये होता कैसे, लेके कौन सी नर्व आती है, वो होता है हमारे मोटर नर्व, और लेके कौन जाता है, सेंसरी नर्व, पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन जो होती है। तो ये हो गया हमारे स्पाइनल कोड का फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब स्पाइनल कोड में ना एक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, उसका डायग्राम हमारे पास ये है, ये तुमने बुक में भी देखा होगा ऐसा डायग्राम। अब वो क्या चीज है उसको समझते हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल देते हैं हम इसे। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है, रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है।
अब स्पाइनल कोड का एक फंक्शन होता है जो जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये होता कैसे है, ये होता कब है और कैसे है उसको समझते हैं। देखो ये हमारे पास ये हमारी क्या है, स्पाइनल कोड है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में एक सडन चेंज आता है। सडन चेंज का मतलब क्या, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है। जैसे मान लो इसमें दिखा रखा है कि हमारी उंगली, हमारी जो एक ये कैंडल है इसकी हीट लगी, इसकी हीट लगी तो इतनी तेजी से उसमें हीट लगती है और इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो मसल से होती हुई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होते हुए स्पाइनल कोड तक पहुंचती है, क्योंकि देखो स्पाइनल कोड के पास पहुंचाएगी। अब स्पाइनल कोड के पास तक जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो स्पाइनल कोड डिसाइड करता है ये जो है बहुत तेजी से हाथ हटाने वाली या फिर बहुत तेजी से इफेक्ट करने वाली सिचुएशन है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजे, जो ब्रेन है उसके पास भेजे और वहां से इंफॉर्मेशन आए। तब तक क्या होता है वो वहां पे ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं हमारी बॉडी पार्ट जो होता है। तो इसलिए ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होता है, जब एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब किसी गर्म चीज पे हाथ लग जाता है हमारा, तो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिससे हमें एकदम से एक्शन लेना पड़ता है हमारी बॉडी को, तो उस टाइम पे क्या करता है ये वाला एक्शन परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू, स्पाइनल कोड के थ्रू। इसीलिए ही इसे क्या कहा जाता है, इस मैनेजर ऑफ ब्रेन। ठीक है। देखो वैसे कॉमनली तो होता क्या है, स्पाइनल कोड के पास इंफॉर्मेशन आएगी, स्पाइनल कोड ब्रेन के पास भेजेगी, ब्रेन के पास से स्पाइनल कोड के पास आएगी रिटर्न में क्या करना है, ठीक है, क्या एक्शन लेना है। फिर स्पाइनल कोड पूरी बॉडी पार्ट को पास मैसेज भेज के जिस भी बॉडी पार्ट में इफेक्ट हो रहा है उस चीज को क्या करती है, रिमूव करती है, ऐसे करती है। पर जो सडन चेंज करना होता है वो कई बार क्या होता है इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वो वाला एक्शन कौन ले लेता है, स्पाइनल कोड। और उसी वाले एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जो कि लिया जाता है किसके थ्रू, स्पाइनल कोड के थ्रू। वहां उस वाले पार्ट में ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम समझ लो, ये हमारी स्पाइनल कोड का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा हैंड है, ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है कई बार, नहीं तो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है। फ्लो चार्ट भी हम इसका भी देखेंगे कैसे होता है वो एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से हमारी गर्म चीज पे क्या लगा, हाथ लगा। यहाँ से हमारी स्किन ने थिग्मोरिसेप्टर क्या करा, सेंसरी न्यूरॉन ने उसे रिसीव करा, रिसीव करके इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुंचाई स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड उस चीज सिचुएशन को समझा कि वो जल्दी से क्या है एक्शन लेने वाली सिचुएशन है, तो उससे क्या करता है वो अपने हैंड वहां से क्या करता है इन्फॉर्मेशन भेजता है और के एक्शन लिया जाता है कि वहां से हाथ हटाया जाए। तो अब ये अब ऐसा नहीं है जैसे मान लो हमारे गर्म चीज पे हाथ लगा है तो वो खुद हम ऑटोमेटिक हटा रहे हैं, तो वो एक्शन हमारा स्पाइनल कोड से आया है जो एकदम से हटता ना, एक मतलब देखो पल भर का सेकंड होता है, पल भर का ये टाइम होता है जो हल्का सा लगता है हम तुरंत ही एकदम तेज से हटाते हैं, वही वाली चीज है ये। तो वो वाले उस वाले एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो कि किसके थ्रू किया जाता है, स्पाइनल कोड के थ्रू किया जाता है। याद रखना है, ये बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में जरूर। ठीक है, अब इसमें देखो एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है वो और पढ़ लेते हैं। और ये वाला डायग्राम को ना, ये वाला डायग्राम एक थोड़ा डिफिकल्ट सा है कि भाई यहाँ पे पर ये दिखाना था, दिखाना इसलिए था जिससे क्या हो सके कि क्या बोलते हैं, ये समझ में आ सके कि एक्चुअल में होता कैसे है, कि भाई गर्म चीज पे हाथ लगता है फिर वहां पे सडन एक्शन होता है जो स्पाइनल कोड के थ्रू होता है। ठीक है, और क्या वो स्पाइनल कोड के थ्रू होता है, ये चीज हमें इसमें समझनी थी। इसके पार्ट्स के नाम देख लो, ये स्पाइनल कोड हो गई, ऑक्सिन एफेरेंट न्यूरॉन हो गया जो इन्फॉर्मेशन वापस लेके गया है। और ये हमारे पास डेंड्राइट्स ऑफ एफेरेंट, एफेरेंट का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है स्पाइनल कोड के पास। और ईफेरेंट का मतलब होता है जो स्पाइनल कोड से वापस इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, वो वाली नर्व होती है ये। ठीक है, तो इसमें ये हमारी ये मसल्स होती है, मसल्स एकदम से क्या करती है, अपने एक्शन करती है और वहां से हाथ हटा लेती है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको इजी तरीके से इसके फ्लो चार्ट में हम समझेंगे। ठीक है, पहले इसका हम नोट पढ़ लेते हैं। इसमें जो नोट लिखा हुआ है, नोट क्या है हमारे पास, साइनेप्स। देखो साइनेप्स क्या है, गैप है बिटवीन न्यूरॉन्स। देखो हमारे पास जो हमने नर्व सेल पढ़ी थी, अब देखो एक हम नर्व देखते हैं, अभी आगे नर्व होगी या फिर पीछे, हाँ यहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे समझेंगे हम इसको। अब पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। साइनेप्स क्या है, गैप बिटवीन न्यूरॉन। साइनेप्स क्या है, गैप है न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइनेप्स। इसके अंदर होता है क्या इस गैप में, इन विच इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट द केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन में चेंज करे जाते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स में ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब इस साइनेप्स को देखो, ये हमारे न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का एक ये एंड वाला पार्ट हो गया, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया, इसके बीच में जो गैप है इसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे होते हैं न्यूरॉन से। अब वो इस वाले गैप में क्या होता है, किस में चेंज होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में चेंज होते हैं वो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था वो साइनेप्स वाला, तो ये ध्यान रखना है हमारे पास। ठीक है,
फिर हमारे पास मैंने अभी तुम्हें बताया था जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे, ये उसका फ्लो चार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन का। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारी बॉडी ने हीट को क्या करा, स्टिमुलस करा, मतलब कि सेंस करा हमारी स्किन ने कि हीट लगी है हमारी बॉडी पे। तो अचानक से क्या होगा, हमारा जो हीट होगी वो हमारी स्किन पे लगेगी, जो रिसेप्टर हो गया, तो इस टाइम पे हमारी रिसेप्टर क्या हुई, स्किन हुई हमारे पास। ठीक है। अब स्किन ने रिसीव करा एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पे क्या हुई है, हीट हुई है और तेजी से हुई है और वहां से वो बहुत जल्दी हटने वाली है। तो उसने इन्फॉर्मेशन को किसके पास भेजा, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, उस चीज को देखा कि वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजे, इतना टाइम नहीं है, उससे पहले ही वो खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ब्रेन के पास मैसेज ना भेज के डायरेक्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स कर देती है, मतलब कि इफेक्टर ऑर्गन वो क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं कि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां से एकदम से क्या करा जाए, हाथ हटाया जाए, या फिर वहां से एक्शन लिया जाए, वो विड्रॉल करा जाए वहां से हैंड। तो क्या होता है, फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जब एक्शन लेती है तो वो नेक्स्ट पार्ट में अपना इफेक्टर होता है। अब देखो ध्यान रखना है, हीट थी हमारे पास, हीट को सेंस करा स्किन ने, जिसको हम रिसेप्टर ऑर्गन कहेंगे। फिर इंफॉर्मेशन वो हीट की किसको पास भेजी गई, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन को समझा और क्या करा, इफेक्ट करा, उस पर क्या करा, इफेक्ट करा। ठीक है, इफेक्ट करके उस वाली इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजा, मसल्स के पास भेजा कि वहां से रिस्पॉन्स करो, वहां से हाथ हटाओ, वो हाथ वहां पे क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू हमें समझनी, ये वाला बना दोगे तो ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला डायग्राम नहीं आता बनाना, फ्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्या था, फ्लो चार्ट था, इसे रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं, याद रखना है ये वाली चीजें। हमने इसमें साइनेप्स भी समझा और रिफ्लेक्स एक्शन भी समझा है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं ह्यूमंस एनिमल्स में, जो कि हमने ह्यूमन में पढ़े हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। पहले हम ह्यूमन में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो होता किसके थ्रू है, वो होता है हमारा ग्लैंड के थ्रू। हमारी बॉडी में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, ग्लैंड्स के थ्रू। अब ग्लैंड्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हमारी डक्टलेस होती हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती, मतलब कि कोई ऐसे नसें नहीं होती जिनसे निकलने वाली, ऐसे नहीं होता उनमें। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो कैसे टारगेट तक पहुंचते हैं, बाय ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ब्लड में वो क्या होते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं और अपने टारगेट पोजीशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो डक्ट ग्लैंड होते हैं, डक्टेड ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्मोन कैसे ट्रांसफर होता है, बाय डक्ट, जो नसें होती हैं उसके थ्रू टू द टारगेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं और वो क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो चीज समझेंगे। अब इनके डिसफंक्शन वगैरह, इनके और कौन सा हार्मोन निकलता है, ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। और एक इसकी स्लाइड हम हार्मोन वाली ये वाली चीज भी पढ़ेंगे, फंक्शन और उसके डिसफंक्शन के साथ भी। ठीक है, तो पहले अभी हम बॉडी पार्ट के साथ हम देख लेते हैं उनमें से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उनका थोड़ा थोड़ा सा काम क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या बोलते हैं, ह्यूमन का जो हार्मोन कोऑर्डिनेशन देखा उसमें दो टाइप की ग्लैंड है। ठीक है, एक हमारी एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। तो हम एंडोक्राइन वाली को पहले समझेंगे। ठीक है, अभी पहले सारी ग्लैंड के नाम देखेंगे, फिर हम एंडोक्राइन वाली के फंक्शन वगैरह पूरे तरीके से समझेंगे। तो ये ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू टारगेट तक, जहां तक पहुंचने होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन सी ग्लैंड है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो आती है, हम क्या बोलते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं ग्लैंड को। सबसे पहले ग्लैंड आती है हमारे पीनल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, कंट्रोल करती है स्लीप साइकिल को, कब सोना है, कब उठना है, कब नींद आ रही है, उस चीज को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पीनल ग्लैंड कंट्रोल करती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखना है, मास्टर ग्लैंड है ये हमारे पास। ठीक है, दूसरा नाम इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड, क्योंकि ये ग्रोथ को कंट्रोल करती है। जैसे बॉडी में की हाइट जो होती है ना, हाइट कम रह जाना या ज्यादा हो जाना, उस चीज को कंट्रोल करती है। और ये इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबको ये क्या करती है, डायरेक्ट करती है कौन से ग्लैंड को कब कितना हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसमें हमें ये वाली चीज भी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन थोड़ी सी याद रखना, लोकेशन पूछेगा नहीं, इनके नाम और फंक्शन पूछे जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, हमारे पास जो होती है हाइपोथैलेमस। याद रखना है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है क्या क्या काम करती है, याद रखना है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? कंट्रोल करती है और मेंटेन करती है। हार्ट रेट मतलब कि हार्ट बीट जो है उसको मेंटेन करके रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी ध्यान रखना मैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है? वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं ना, इनटेक करते हैं, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है ये। इसका ये काम ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, देखो एक एक ग्लैंड का मैं बहुत बारीकी से इसके फंक्शन बता रहा हूँ, याद रख रहे हैं नाम के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड। ये वाली, ये थायराइड ग्लैंड है। लोकेशन पूछ ली जाती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक में। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है और डिसफंक्शन क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे इसको हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड आती है थाइमस। कौन सी? थाइमस। थाइमस का काम क्या होता है? कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमारी बॉडी में जित डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो बनते हैं या फिर कितने बनने हैं कितने नहीं बनने, उस चीज को कंट्रोल करता है कौन? थाइमस कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास आती है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है? किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है? ये एड्रेनल हार्मोन क्या होता है? रिलीज करती है। इसका फंक्शन और डिसफंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करती है। ठीक है। एक एंजाइम्स के तौर पे। ठीक, तो इसमें हमें ये याद रखना है। अब इसके फंक्शन डिसफंक्शन भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में रखे हुए हैं। जो एक छोटे छोटे से जिनके फंक्शन है वो हमने इसी स्लाइड में रख दिए हैं। ठीक है। और बाकी इस पूरे चैप्टर को एक बार और देख लोगे ना तुम, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और सीबीएसई के जो पेपर होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ये वाले नोट्स पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो और रिवाइज कर लो एक बार, तो अपने आप सारा समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार अगर तुमने वीडियो देख ली, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास आती है, देखो अगर फीमेल में देखें तो ओवेरी होती है, मेल में देखें तो टेस्टिस होते हैं। अब फीमेल वाले में देखियो, ओवेरी क्या होती है? एक फीमेल पार्ट है जो एग रिलीज करती है। ठीक है। उसमें से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो ये हार्मोन इसमें से निकलने वाले होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और अगर हम मेल में देखें, अब देखो मेल फीमेल का अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, हमने एक में ही कर दिया, क्योंकि बस यहाँ तक की तो सारी ग्लैंड सेम होती हैं। बस नीचे आने के बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस होते हैं। मेल में क्या होता है? टेस्टिस होते हैं जो स्कर्टन में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। अब टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है। उनका भी एक फंक्शन है जो मेलनेस कैरेक्टर को बिल्ड करता है किसी भी मेल में। ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ओवेरी का ध्यान रखना, 2 हार्मोन रिलीज करती है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये नाम याद रखने पूछे जाते हैं इसके। चलिए, अब ये हमने सारे क्या देखे? हमने पहले हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में स्टार्ट करा। ग्लैंड कौन कितने टाइप की होती हैं, हार्मोन कोऑर्डिनेशन होता किसके थ्रू? ग्लैंड के थ्रू। और कौन कौन से टाइप की ग्लैंड होते हैं ये देखा हमने, और उस ग्लैंड में से निकलने वाले हार्मोन कैसे ट्रांसफर करे जाते हैं टारगेट तक वो देखे। फिर हमने पूरी बॉडी के जितनी भी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, उनको हमने समझा जो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारे पास। ठीक है। तो अब हमारे पास आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत अच्छे तरीके से, और इनके इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका डिसफंक्शन क्या होता है, अगर वो रिलीज ना हो ठीक से, या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उससे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखो, मोस्टली तो हमने वहीं पे देख लिया, पर कुछ इसमें भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है। जिसका काम क्या होता है? कैप्टन ऑफ ऑल ग्लैंड। देखो मास्टर ग्लैंड है, इसको हम कैप्टन ऑफ ऑल ग्लैंड भी कहते हैं। ये सिग्नल भेजती है टू स्टिमुलस, जितने भी रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं उसको सिग्नल भेजती है, और ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है। ये हमारे पास ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे बॉडी ग्रोथ होती है। हाइट वगैरह कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं, वो इसी पे डिपेंड करता है, ये कितना हार्मोन रिलीज किस तरीके से कर रही है। ठीक है। और इसका डिसफंक्शन क्या है? अगर प्यूटिटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा कर दे या कम कर दे, क्या होगा? देखो अगर प्यूटिटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जियनेटिज्म हो जाएगा, एक बीमारी होती है जियनेटिज्म।
देखो जेंट होता है ना, जैसे जेंट जेंट मतलब बड़ा, तो उसी का नाम इसमें रखा गया जेनेटिज्म। अब जेंटिज्म क्या होता है हमारे पास, जैसे बहुत से लड़के जो होते हैं, लड़की होती है, उनकी हाइट बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका वो एक बीमारी है, ऐसा नहीं सोचो कि उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका खाना पीना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें प्यूटिटरी ग्लैंड उसमें क्या कर रही है, डिसबैलेंस्ड है। इससे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो उन्हें नुकसान देगा। क्योंकि कोई भी चीज हो वो लिमिटेड होती है तभी फायदेमंद होती है। ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो नुकसान ही देती है, इक्विवेलेंट में होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, इंक्रीज होने पे जियोटिज्म बीमारी हो जाती है, जिससे क्या होती है, सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं एक्स्ट्रा, जो बैलेंस करना भी भारी हो जाता है बॉडी पे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बॉडी बैंड होने स्टार्ट कर देती है इस तरीके से। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो, अगर वो ग्रोथ हार्मोन क्या है डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो ड्रोफिज्म हो जाता है। देखा ना, बहुत से लोग छोटे रह जाते हैं, हाइट कम रह जाते हैं, 4 4 फुट के रह जाते हैं। ठीक है, वो उनमें क्या होता है, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, बहुत कम रिलीज करा होता है, इस वजह से उनकी हाइट वगैरह क्या हो जाती है, कम रहती है, वो ग्रो नहीं कर पाते, उनकी बॉडी जो होती है। ठीक है, तो इसके डिस्फंक्शन थे, पहला ये था और दूसरा हमारे पास ये था। ठीक है, याद रखना है हमें ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड देखो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें होता है T3 और T4 होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको हार्मोन रिलीज करने के लिए इट रिक्वायर्ड आयोडीन, जो हम नमक खाते हैं ना आयोडीन, वो जरूर उसकी जरूरत होती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो इसलिए डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आयोडाइज क्या खाया जाए, आयोडाइज सोल्ट खाया जाए, जिससे क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे तरीके से निकल सके और एक बैलेंस तौर पे मिले हमारी बॉडी को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मेंटल डेवलपमेंट करता है चिल्ड्रन का। ठीक है, मतलब कि उनकी समझदारी, सोच समझ जो है, वो डेवलपमेंट इसी हार्मोन की हेल्प से होती है। ठीक है, इसका डिसफंक्शन क्या है, ये मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप, अगर ये कम हो गया या ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बहुत से बच्चे देखे ना, उनकी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, पर वो फिर भी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। तो वो उनका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, वो उनका सही से वर्क नहीं कर रही होती है, जिस वजह से क्या होता है, उनका जो दिमागी संतुलन है वो डिसबैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये इसका डिस्फंक्शन हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हमने देखे थे दो एंजाइम निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन एक ग्लूकागन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ये रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को, BSL का मतलब है ब्लड शुगर लेवल। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा पेनक्रियाज के थ्रू, जिससे क्या होगा, वो उसको मेंटेन करा जाएगा, मतलब कि रिड्यूस करा जाएगा। और अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो रखा है हमारी बॉडी में तो ये निकलता है, अगर कम हो रखा है तो पेनक्रियास रिलीज करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या होता है, इंक्रीज होता है ब्लड शुगर लेवल। अब इसको इजी भाषा में समझे, देखो ब्लड के अंदर अगर शुगर की मात्रा कम है तो पेनक्रियास ग्लूकोज को रिलीज करेगा, उसमें बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए, उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए। और अगर हमारी क्या बोलते हैं, ब्लड में अगर शुगर लेवल ज्यादा हो चुका है तो क्या होएगा, वो इंसुलिन रिलीज करेगा और उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इक्विवेलेंट करेगा, उसको क्या कर देगा, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा। अगर ज्यादा होगा तो इंसुलिन रिलीज होता है, अगर कम होगा तो ग्लूकोज रिलीज होता है पेनक्रियाज के थ्रू। ठीक है, ये याद रखना है हमारे पास। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फंक्शन क्या हुआ, ये रेगुलेट कर रहा है ब्लड शुगर लेवल को, क्योंकि देखो ज्यादा होने पे क्या कर रहा है, इंसुलिन रिलीज कर दे रहा है, कम होने पे ग्लूकोज रिलीज कर रहा है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है इंसुलिन हमारी पेनक्रियाज क्या हो जाती है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, वो उसमें डैमेज हो जाता है, या फिर कोई इंजरी वगैरह, इंजरी क्या होती है, इन्फेक्शन टाइप का होता है वैसे तो, खान पीने से असर पड़ता है वो। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर वो ज्यादा हो जाए, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, लोगों को देखा ना डायबिटीज वाली बीमारी होती है, तो उसमें समझ जाओ कि उनको क्या हो गया है, पेनक्रियाज ने वर्क करना उनका अच्छे से बंद कर दिया है, तभी उनको ये वाली बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड, जो हमने वहां पे अभी पीछे देखी थी, वो इसको एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, नाम याद रखना है। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी में। और नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है इसे। ये क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में अगर चोट वगैरह लगती है तो ये पेन रिलीफ का काम करता है हमारी बॉडी में, जिसमें से हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमारी बॉडी का पेन किलर जो है कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। ठीक है, इसका कोई डिसफंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, ओवेरीज। ओवेरीज को अगर हम देखें, अब देखो डिसफंक्शन अगर हम समझना चाहे, कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी तो भी नुकसान है, कम होगी तो भी नुकसान है।
ओवेरीज में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे पास हार्मोन दो रिलीज होते हैं, जिनका काम काम क्या होता है, फीमेलनेस कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी में जैसे कि उनका एक तरीके से उनके बॉडी पार्ट के साइज को इंक्रीज करना, जो कि मेंस में नहीं होते। ठीक है, हेयर ग्रोथ उनकी, उनका अंदर से ही मन होना कि हम कोई मेकअप वगैरह करें, या फिर उनका अंदर से मन करना बाल बढ़ाए, नेल बढ़ाए, तो ये उनके अंदर से जो करेक्टर होता है वो इस हार्मोन के थ्रू ही रिलीज होता है। अगर ये हार्मोन उनके अंदर कम होगा ना, तो उनका फीमेलनेस कैरेक्टर जो है वो कम डेवलप होगा। जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं लड़कों की तरह रहती है, तो इसका मतलब ये होता है उनके ये वाले हार्मोन जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमी है, तभी वो ऐसा हो रहा होता है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बॉयज होते हैं, बॉयज में क्या होता है, उनमें भी कुछ कुछ लड़कियों तरह की तरह हरकत करने लग जाते हैं वे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो किन्नर बनने की कोशिश करते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये वाले हार्मोन डेवलप होने लग जाते हैं, या फिर उनके जो टेस्टिस में से जो हार्मोन निकलता है, देखो अब उसमें चलो नेक्स्ट में देखते हैं, पहले ओवेरीज देख लेते हैं। तो ओवेरीज में जो दो हार्मोन निकलते हैं वो फीमेलनेस कैरेक्टर को, उनकी वॉइस को सॉफ्ट बनाना, उनकी एक ब्यूटी इम्प्रूव करना, और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको जिनका साइज इंक्रीज करना, और दूसरा कुछ उनके एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब इसी में ही होती हैं, इस हार्मोन की वजह से ही होती हैं, ये जो दो हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि देखो उनकी बॉडी शेप अलग होती है और मेंस की बॉडी शेप अलग होती है। ठीक है, उस चीज को मेंटेन करके रखता है, तो उसको हम ओवरऑल बोल देते हैं फीमेलनेस कैरेक्टर। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो मैंने तुम्हें बता दिया डिसफंक्शन क्या होगा फिर उसका। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, जो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये बहुत स्ट्रोंग मेंस में बहुत जरूरी होते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनकी एनर्जी बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए इनका एकदम पीक लेवल पे होना जरूरी होता है। मतलब कि इनकी क्वांटिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का ही फूड खाना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहे। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, मेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करता है, उनकी वॉइस को हार्ड बनाना, या फिर मसल बिल्डिंग करना, मसल स्ट्रांग होती है ना एज कम्पेयर टू गर्ल्स बॉयज की, क्योंकि उनमें ये वाला हार्मोन जो होता है ना, ये मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो जिम वगैरह जाते हैं वो इसके इंजेक्शन भी ले लेते हैं कई बार अपनी मसल्स को करने के लिए, या फिर बहुत सारे केमिकल्स खाते हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी का बूस्ट हो जाए, और हमारी मसल जल्दी से गेन और मसल बिल्डिंग अच्छे से हो सके। और अब देखो इसका डिस्फंक्शन देखे तो अगर कम हो जाएगा तो तुम समझ जाओ फिर लड़के वाली हरकत करने लगेंगे, जो कि बहुत सी बार लड़के करते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं, हरकतें वैसे करते हैं, तो समझ जाओ वही वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन थे, उनके फंक्शन और डिसफंक्शन पढ़े हमने, और कहाँ से निकलते हैं, कौन से ग्लैंड से निकलते हैं वो देखा हमने, टारगेट देखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हार्मोन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जो कि ग्लैंड में से हार्मोन निकलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो प्लांट में, अब कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें इसमें हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे और एक मूवमेंट वाला कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे प्लांट्स में। अभी तक हमने एनिमल वाला पढ़ा सारा, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल मैसेंजर टाइप से भी पढ़ा हमने कि नर्वस जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखो हमने ये वाली सारी चीजें पढ़ी हैं। तो देखो सबसे पहले हमने एक केमिकल मैसेंजर और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर कि भाई हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वो चीज देखी। फिर हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को पूरा समझा, और नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल में होता है, तो इसलिए हमने एनिमल वाले को हमने पूरे अच्छे से तरीके से समझा। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमने पूरा अच्छे तरीके से समझा, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और नर्वस सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं, और नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, उनके फंक्शन, उनके पार्ट्स के नाम देखे हमने। देन हमारे पास उनके उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स आर्क हो गई, या फिर क्या बोलते हैं। फिर हमने ह्यूमन में देखे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, वो हमने पहले सारी ग्लैंड के नाम देखे, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशन देखी, उनके फंक्शन देखे, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास आता है प्लांट के बारे में। अभी हमने एनिमल के बारे में कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में जितना भी दिया हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो इनफ था। ठीक है, अब हमारे पास जो आता है वो प्लांट का कोऑर्डिनेशन आता है। अब प्लांट में क्या होता है, देखो प्लांट में ना सबसे पहले हम प्लांट की मूवमेंट्स पढ़ेंगे इसमें, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की मूवमेंट देखें, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ प्लांट है ना मूवमेंट शो करते हैं। अब वो मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप की होती है, वो देखेंगे। पहली मूवमेंट होती है हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट होती है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, दो टाइप की मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर।
अब प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट है, वो होती कैसे हैं वो चीज समझेंगे। अब देखो, जो हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब कि स्टिमुलस को जहां से रिस्पॉन्स मिला उधर की तरफ क्या करेगी, वो मूव करेगा। अब इसको कैसे समझेंगे अभी दिखाएंगे हम। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। नेस्टिक मूवमेंट होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टू स्टिमुलस। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टू स्टिमुलस, मतलब कि स्टिमुलस जहां से भी इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी उसको चीजें मिल रही हैं, रिएक्ट हो रही हैं, वो उधर की तरफ नहीं, वो किधर भी क्या कर रहा है, वो मूव कर जा रहा है। ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, जो डायरेक्शनल ना हो, जो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ना हो। अब स्टिमुलस क्या है, अब देखो हम समझते हैं कैसे समझेंगे उसे। अब हमारे पास क्या होता है, प्लांट होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है। ठीक है, अब सनलाइट अगर इससे इधर पड़ रही है तो क्या होगा, इसके अंदर एक ग्रोथ हार्मोन होता है, वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। जो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है, याद रखना है, प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। उसका काम क्या होता है, जैसे मान लो वो यहाँ प्रेजेंट है और इसको लाइट इधर से ही पड़ रही है, तो वो यहाँ से हट के अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इधर आ जाएगा। अब ग्रोथ फंक्शन अगर इधर वाली साइड आ गया हमारे पास, तो प्लांट क्या करेगा, वो ग्रो इस वाले पार्ट को ज्यादा ग्रो करेगा, तो वो इधर की तरफ ज्यादा हो जाएगा, ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो इधर की तरफ बैंड हो जाएगा। जब ऐसे बैंड होगा, तो अब हमने क्या देखा, स्टिमुलस सनलाइट यहाँ से पड़ी, तो उसके रिस्पॉन्स में वो उधर की तरफ डायरेक्शन हुई ना उसकी प्लांट की ग्रोथ की। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि जहां से भी स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स करा है उधर की तरफ ग्रोथ होगी, तो उसको क्या कह देंगे हम, ट्रोपिक मूवमेंट कह देंगे उसे हम। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट। अब ट्रोपिक मूवमेंट में हमारे पास चार तरीके से होते हैं। एक फोटोट्रोपिज्म, जो हमने अभी ये सनलाइट वाली पढ़ी है। एक होती है केमोट्रोपिज्म, जो केमिक उसमें होती है, क्या बोलते हैं, केमिकल के थ्रू होती है। एक जियोट्रोपिज्म जो अर्थ में होती है ग्रेविटी के थ्रू। एक हाइड्रोट्रोपिज्म जो पानी के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीजें अभी हम समझेंगे, इनके सबके डायग्राम यहाँ पे हैं। अब पहले नेस्टिक मूवमेंट को फिनिश करते हैं। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, मैंने बताया नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मिमोसा एक लीफ होती है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्लांट। अब उसमें क्या होता है, वो श्रिंक, मतलब कि हम उसे छूते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उधर की तरफ ग्रोथ करेगी, बल्कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अभी हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के चार टाइप देखे, तो चारों टाइप को हम पढ़ेंगे। पहला ये है, दूसरा हमारे पास ये है, और तीसरा हमारे पास ये है, और फोर्थ हमारे पास ये है। तो सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म पढ़ते हैं। फोटोट्रोपिज्म मैंने बताया, जिधर की तरफ सनलाइट पड़ती है, जिधर से सनलाइट पड़ती है प्लांट उधर की तरफ क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। देखो ग्रो हो रहा है ना, अगर हम विंडो में रखेंगे तो वो उधर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, जो सनलाइट की तरफ ग्रोथ होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो लाइट सेंसिटिव होता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जिसकी तरफ से वो उधर की तरफ बैंड होने लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज को देख लो, जैसे मान लो ये प्लांट है, सनलाइट इधर से पड़ी तो उसका ग्रोथ हार्मोन इधर आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो होगा तो ऐसे बैंड हो जाएगा सनलाइट की तरफ। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, फोटोट्रोपिज्म बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, जब अर्थ के थ्रू, ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो जड़ें जो होती हैं वो मूवमेंट कहाँ होती है, अर्थ के इनसाइड होती है ना, वो क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू। और उसी को क्या बोलते हैं, हम जियोट्रोपिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमारे पास। एक हमारी पॉजिटिव मूवमेंट होती है टुवर्ड ग्रेविटी, एक नेगेटिव मूवमेंट होती है जो अपोजिट टू ग्रेविटी। अब देखो ये जो मूवमेंट हो रही है ये ऊपर की तरफ होते, और ये ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। देखो जड़ नीचे जा रही है और ये प्लांट की जो अपर वाला पार्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारी नेगेटिव हो गई और ये वाली हमारी पॉजिटिव हो गई ग्रोथ। ठीक है, जियोट्रोपिज्म में, तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमोट्रोपिज्म। जब केमिकल के थ्रू सोइल में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह मिलाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उसकी तरफ वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमोट्रोपिज्म। बस इतना ध्यान रखना है, इतने में ही काफी है ये। फिर होता है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। अब जड़ें जो होती हैं वो पानी की तरफ मूव करती हैं, तो अगर पानी की तरफ ग्रोथ करेंगी अपनी और पानी की तरफ मूवमेंट करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हो गया हमारे पास मूवमेंट प्लांट की। तो मूवमेंट हमें सारी याद रखनी है अच्छे तरीके से, सारे को एक बार रिवाइज करोगे अपने, एक बार और देख लेना तो अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखो हमने प्लांट की मूवमेंट देख ली बहुत अच्छे से, अब आता है हमारे पास हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, अब प्लांट का हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। द केमिकल आउट ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। जितना भी प्लांट के अंदर केमिकल निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। ठीक है,
तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब हार्मोन जो होते हैं, अब प्लांट के जो हार्मोन है उनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम हमें इसका याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए अब कौन कौन से टाइप होते हैं प्लांट हार्मोन में, वो चीज हम समझेंगे। अब मेजरली अगर देखा जाए हमारे पास 5 हैं, 5 हार्मोन है जो प्लांट में रिलीज होते हैं, उनके फंक्शन देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो है हमारा हार्मोन ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है, ये याद रखना है हमें। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे मान लो ये प्लांट है, जैसे लीफ है, चलो हम लीफ बनाते हैं थोड़े, ये बना दी। ठीक है, तो ये शूट टिप पे प्रेजेंट होगा, इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, या फिर प्लांट, अगर हम प्लांट की फॉर्म में देखें, जैसे मान लो ये हमारे पास प्लांट है तो ये इसके अपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ऐसा याद रखना है। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होता है। देखो ग्रोथ हार्मोन मैंने बताया था लाइट सेंसिटिव है, लाइट से दूर भागता है, इसलिए उसका दूसरा अपोजिट वाला पार्ट क्या होता है? ग्रो हो जाता है। जिधर से लाइट पड़ती है उसके अपोजिट से ग्रो होता है वो। ठीक है, तो ये इसमें हमें ऑक्सीजन का ये वाला पार्ट हमें याद रखना है। और इसको हम ग्रोथ प्रमोटिव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रोथ प्रमोटिव हार्मोन भी कहते हैं, हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है। और क्यों कहा जाता है? सो वेयर इट इज प्रेजेंट द पार्ट विल ग्रो फास्ट। अब देखो मैंने बताया था जिधर ये प्रेजेंट होता है वो वाला पार्ट प्लांट का जल्दी से ग्रो हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रोथ प्रमोटिव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो होता है हमारा जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट सब है, ये इजी तरीके से समझ रहे हो, छोटे छोटे डेफिनेशन में समझ रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट में समझ रहे हो, इससे इजी क्या होगा? ठीक है, और ये नोट जो है ना, ये एक बुक के नहीं है, ये 2-3 बुक से कलेक्ट करके तब बनाए गए नोट्स हैं। ठीक है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये बुक्स में अच्छी सारी बातें लिखी हुई हैं, और जो जो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हैं। ठीक, इन्हें अच्छे से एक बार समझोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, अपना आप समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जिब्रेलिन पढ़ते हैं हम। जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है? दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम, जो स्टेम होते हैं, टहनियां होती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और फ्रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, इसकी सेल जो होते हैं एनलार्ज होती हैं, और सेल डिफरेंशिएशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब कि नई सेल बनने में, एक सेल से दूसरी सेल बनने में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है? साइटोकिनिन हार्मोन वो है, दे प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब का सेल को डिवाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है, एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है मेनली इन सीड। किसमें प्रेजेंट होता है? सीड, जो बीज होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में वहां पे प्रेजेंट होता है। हेल्प टू फास्ट ग्रो, ये फास्ट ग्रो करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। इसके ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। फोर्थ जो है हमारे पास इथेन। अब इथेन हार्मोन जो है वो, उसका काम क्या है? इट प्रमोट ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ को प्रमोट करेगा। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो फल वगैरह पकते हैं ना प्लांट पे, जो कि देखते हैं हम कच्चा है या पक गया, तो पकने में हेल्प कौन करता है? वो इथेन करता है। अब देखो इसका कुछ फ्रॉड भी हो रहा है, ये इथेन एक केमिकल है। अब ये नेचुरली बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके क्या होते हैं, लोग बाग वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो जल्दी से ग्रो हो जाए और जल्दी से बाहर बिक जाए। इसलिए आजकल हरी सब्जी भी क्या है? प्योर नहीं रही, क्योंकि उनमें इंजेक्शन लगा के जो चीज 10 दिन में ग्रोथ होनी है उसकी वो क्या कर लेते हैं? 2 दिन में ग्रोथ कर देते हैं इंजेक्शन लगा के। तो वो इथेन के इंजेक्शन होते हैं जिसको वो दिए जाते हैं, और भी होते हैं पर मेन हमारा जो सिलेबस में वो इथेन है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास जो प्लांट हार्मोन आता है वो आता है अब्सिसिक एसिड। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ये कौन सा होता है हमारे पास? ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। मतलब कि जब प्लांट में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, या हमारे पास एबनॉर्मल लीव्स होती हैं या टहनियां होती हैं, उनको क्या करता है? ये गिरा देता है, उनको वहां से क्या करता है? नष्ट करता है। ये प्लांट से क्या करता है? हटा देता है एक तरीके से। ठीक है, इसलिए इनको क्या करते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। देखो क्या विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों का झड़ना, पतझड़ होती है ना जो, उस वाले मौसम में जितनी भी कमजोर या फिर एबनॉर्मल लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारी गिर जाती हैं। ठीक है, और ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, ज्यादा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना है, कम है तो उसको कंट्रोल करना है, एक तरीके से इसका काम करता है। पर मेनली क्या पूछा जाता है? बिल्डिंग ऑफ लीव्स किस हार्मोन के हेल्प से होता है? वो होता है एब्सिसिक एसिड से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे पास क्या होता है? चैप्टर खत्म। ठीक है,
तो अब चैप्टर को क्या करना है, अब ये पूरी वीडियो खत्म हो गई है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। पहले चैप्टर को एक दो बार पढ़ो, एक दो बार सुनो, पूरी वीडियो को दो बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पता चलेगा कि सारे हार्मोन का काम क्या है। एक बार में समझ में नहीं आता, जब हम दो बार देखेंगे, क्योंकि इतने आसान तरीके से और इतने इजी नोट्स हैं, एक बार तुम दो बार देख लोगे ना तो दोबारा एक बार से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से करना। ठीक है, चलो अगर अगर तुम्हें क्या बोलते हैं इसके नोट चाहिए तो कमेंट करना, उसमें तुम्हें पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाय।